अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं वली रईस एंटरटेनमेंट की तरफ से आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूँ। नाज़रीन, आप ये देख रहे हैं कि मेरे सेट में ये वीसीआर और ये वीडियो कैसेट क्यों पड़ी हैं। तो दोस्तों, आज मैंने सोचा क्यों ना आपको ज़रा सा पीछे ले जाऊँ 1972, 73, 74 की तरफ, जब ये वीसीआर का दौर था। नाज़रीन, शायद हमारे बहुत से दोस्त ऐसे हैं जिनको ये याद होगा कि पाकिस्तान में इंडियन फिल्में देखने का बड़ा क्रेज़ था, क्योंकि उस वक्त पाबंदी थी और कोई ऐसा कोई ज़रिया नहीं था कि हम इंडियन फिल्मों को पाकिस्तानी स्क्रीन या टीवी पर देख सकें। इंडियन फिल्मों में तो पाबंदी थी, लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे लोग थे जो इंडियन फिल्में देखना चाहते थे। तो फिर हुआ यूँ कि मस्कत चैनल जो हमारे करीबी होता है, वहाँ पे दिन के 2 या 3 बजे जब गर्मियों के सीज़न थे तो वहाँ इंडियन फिल्में चलती थी। और जब गर्मियों में हवा का रुख कुछ इस तरफ था कि मस्कत से हवाओं का रुख हमारी तरफ होता था, तो किसी टीवी पे जब हम चैनल घुमाते थे तो मस्कत ऐसे दाने दाने नज़र आते थे। अगर गौर से देखते थे तो इसमें कुछ फिल्मों की चीज़ झलक होती थी कि हाँ यार, ये कोई इंडियन फिल्म चल रही है। तो फिर ये ऐसा क्रेज़ था कि जुम्मे के दिन 2 बजे सब लोग सबको छोड़ छाड़ के आते थे टीवी के सामने और देखते थे कि यार कहीं दाने दाने नज़र आते हैं। तो मुझे याद है बचपन का वो दिन जब कहीं पे कुछ हवाओं का कुछ ज़्यादा तेज़ था, तो ज़रा सा मैंने अमर फ्रेम का वो गाना देखा। फिर ये सिलसिला और चल निकला। कुछ लोगों ने यूँ किया कि एंटीना बड़े बड़े लगाने शुरू कर दिए। उस वक्त केबल का सिस्टम नहीं था, तो टीवी एंटीना से ही लोग फिल्में या टीवी देखते थे और टीवी का एक ही चैनल होता था, पीटीवी। तो फिर हुआ यूँ कि आगे चल के लोगों ने एंटीना लगाना शुरू कर दिया। एंटीना लगाते लगाते फिर वो डिश का दौर आ गया। अब डिश पे लोग इंडियन फिल्में देखने लगे। उसके बाद फिर हुआ यूँ कि वीसीआर की आमद हुई। लोगों उस वक्त बड़े बड़े वीसीआर होते थे, उसमें 3-3 कैसेटें लगती थी, तब जाके पूरी फिल्म देखना नसीब होता था। और फिर बहुत से लोग ये करते थे कि टीवी, कलर टीवी, वीसीआर और कैसेटें लाकर अपने घर में शाम 6 बजे से लेकर दूसरे दिन शाम 5 बजे तक 24 घंटे समझ लो कि ये फिल्में देखते थे किराए पर। टीवी, वीसीआर और कैसेटें लाकर इंडियन फिल्में देखते थे। उस वक्त भी क्या दौर था, मुझे याद पड़ता है कि जब हमारे घर में जब वीसीआर आता था तो समझ लो कि हम सारा खाना पीना वहीं करते थे। स्कूल जाना भी बंद, साहब का काम पे जाना भी बंद। शाम को ही बैठते थे, एक फिल्म देखी, खाना खाया, फिर दूसरी फिल्म देखी, फिर थोड़ा सा रेस्ट किया। तीसरी फिल्म जब रात के 1-2 बजे फिल्म ख़त्म होती थी, सो जाते थे। सुबह जल्दी उठ जाते थे कि भाई हमने तो 6 कैसेटें लाई है, तो सुबह 10 बजे से फिर फिल्मों का सिलसिला शुरू होता था। दिन के 4-5 बजे तक 6 फिल्में देखकर उसके बाद 2 दिन आराम करते थे। वो दिन हमें याद है। तो उस दौरान मैंने सुहाग अमिताभ बच्चन की, हेरा फेरी और कर्ज फिल्म जो नई आई थी ऋषि कपूर की, वो देखी थी। तो वो सिलसिला था। अब शायद बहुत से दोस्तों को ये चीज़ें याद होंगी। और फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि ज़ियाउल्लाह की गवर्नमेंट थी, उन्होंने इजाज़त दी कि छोटे छोटे जो होटल्स हैं जहाँ पे लोग चाय पीते हैं, तो वहाँ पे पाकिस्तानी फिल्में आप दिखा सकते हैं, पाकिस्तानी गाने दिखा सकते हैं, वो जो अच्छी हों, सिलसिल हों। तो बहुत से लोगों ने नए नए होटल्स खोले, वहाँ पे ये फिल्में चलती थी, लोग देखते थे। अब पता है पाकिस्तान है, यहाँ पे कानून इतना नरम है कि क्या बताएं। फिर लोगों ने उनको पैसे दिए, फिर वो इंडियन फिल्में भी चलाने लगे। उसके बाद आगे जाकर जो ये फिल्में चलाते थे होटलों में, लोग खुले हम बैठ के चाय पीते थे तो फिल्में देखते थे। तो उसके बाद फिर उसने एक नया रुख अख्तियार किया। वो यूँ कि लोगों के बड़े बड़े घर थे, बड़े बड़े लॉन थे, तो वहाँ पे उन्होंने टीवी, वीसीआर लगा के 5-5 रुपये टिकट लेकर लोगों को वो फिल्में दिखानी शुरू कर दी। अब फिर वो सिलसिला चल निकला इंडियन फिल्में देखने का। तो 5-5 रुपये में अब ये जो सिनेमा हॉल्स थे, उन्होंने बड़े जो हमारे सिनेमा हॉल्स थे पाकिस्तानी फिल्मों के, उनको ज़रा सा नुकसान ज़रूर पहुंचाया कि जो
ऑडियंस जो फिल्में देखते थे, जैसे मज़ाफ़ात के इलाकों में लियारी हुआ, मच्छर कॉलोनी हुआ, औरंगी, कुरंगी, उसके बाद फिर अंदरून सिंध के जो छोटे छोटे गांव होते थे वहाँ पे नवाब शाह, टंडो आदम, इन हैदराबाद, मीरपुर खास, इन तमाम इलाकों में देखता था। लोग इतनी गर्मी में कमीज़ उतार के बैठते थे, इतनी गर्मी में वो फिल्में देखते थे। एक ही हाल में छोटे से कमरे में 100 50 लोग बैठते थे, फिल्में देखते थे। उसके बाद फिर इन सिनेमा वालों ने उनमें जिद्दत ले आई, उसमें साउंड सिस्टम लगाना शुरू कर दिया, फिर टीवी भी बड़े बड़े लगाने शुरू कर दिए। अब फिर इन टीवी छोटे छोटे सिनेमाओं में भी मुकाबलेबाजी का रुझान शुरू हुआ। अब ये क्या करते थे कि नई नई फिल्म जैसे ही रेम्बो सेंटर में आ जाती थी तो फिर वो सबसे पहले कोशिश ये करते कि जैसी फिल्म पाकिस्तान में रिलीज़ हो तो हम फर्स्ट रन ला के वो अपने सिनेमा पे लोगों को दिखाएं। तो ये सिलसिला भी चलता। अब रेम्बो सेंटर में वीडियो कैसेटों का शुरुआत यूँ हुई कि कुछ लोगों ने दुबई वगैरह से ये इंडियन फिल्में लानी शुरू कर दी। तो ये मोहतनदास मार्केट जो बंदर रोड पे वाक़या है, जहाँ पर गैर मुल्की सामान और गैर मुल्की कपड़े और गैर मुल्की मसनूआत बिकती थी, तो वहाँ पे वीडियो कैसेटें बिकती थी। तो लोग एक्का दुक्का कैसेटें लाकर वहाँ बेचते थे। उसके बाद फिर बाकायदा मोहतनदास मार्केट में ये वीडियो कैसेटों की दुकानें बनने लगी। अब लोग वहाँ जाके देखने लगे और हम जैसे जो पाकिस्तानी फिल्मों का क्रेज़ रखते थे तो हम भी जाके वहाँ रेम्बो सेंटर में पाकिस्तानी फिल्में ख़रीदते थे। तो उस वक्त तकरीबन 200-250 रुपये में पाकिस्तानी फिल्में मिलती थी और इंडियन फिल्में 150 रुपये की मिलती थी। पाकिस्तानी फिल्में चूँकि कमियाब थी, नायाब थी, तो इसलिए उनका रेट इंडियन फिल्मों से कुछ ज़्यादा था। उसके बाद फिर जब ये वीडियो कैसेटें जब ज़्यादा बिकने लगी तो बाकायदा रेम्बो सेंटर जो सदर में वाक़या है प्रेस मार्केट के बराबर में, तो वहाँ पे ऐसा था कि मार्केट तो बन गई थी खूबसूरत सी, लेकिन वो मार्केट चल नहीं रही थी, कमर्शियल तौर पर नहीं हो रही थी। कुछ लोगों ने फिर जो मेमन बिरादरी हमारे जो है उन्होंने फिर वहाँ पे जो मोहतनदास मार्केट में जो वीडियो कैसेटें बेचते थे तो वो वहाँ मुंतकिल हो गए रेम्बो सेंटर में। फिर रेम्बो सेंटर बाकायदा वीडियो की मार्केट बन गई। वहाँ पे भी ऐसा होता था कि फर्स्ट रन एक इंडियन फिल्म आती थी तो फर्स्ट रन उसको बेचते थे 200-250 रुपये में। उसके बाद फिर उसका सेकंड 3 घंटे के बाद आता था, वो 150 रुपये मिलता था। उसके बाद थर्ड जो कॉपी आती थी वो 80 रुपये या 100 रुपये की मिलती थी। फर्स्ट रन ऐसा कि वहाँ से एक फ़िल्म आती थी तो जो वीडियो जिसके पास कॉपी राइट्स होते थे वो सबसे पहले एक कैसेट के सैकड़ों बनाता था। तो जाहिर है कि दूसरे जो दुकानदारों को जो कॉपी करने वाले होते थे उससे एक कैसेट लेकर फिर अपने अपने कस्टमर्स के लिए कॉपियाँ करते थे। तो वो फर्स्ट रन लेते थे 350 रुपये की, फिर अपना उससे बनाते थे। फिर जो जिसके पास कॉपी राइट्स होते थे तो फिर वो उसके बाद उन्हीं दुकानदारों के साथ साथ वो भी 150 रुपये की बेचता था। फिर 6 घंटे के बाद वही फिल्म 80 रुपये 90 रुपये में रेम्बो सेंटर से मिलती थी, तो लोग वो देखते थे। तो मैं एक शुरुआत में यूँ की कि कॉपी राइट्स ऐसा था। फिर बाकायदा सिनेमा हॉल्स बन गए और उनमें वो जो उनको में मुकाबलाबाजी का रुझान था। फिर वो बड़े बड़े पोस्टर लगाने शुरू किए थे। तो पूरे पाकिस्तान में फिर ये छोटे छोटे इलाकों में ये सिनेमा हॉल चलते थे। तो हमारे बहुत से दोस्त ये सिनेमा चलाते थे, तो वहाँ पे कभी कभार मैं भी जाता था। तो ख़ासकर इंग्लिश हॉरर फिल्में लगाते थे, तो वहाँ पे फिर मैं पहले फ़िल्म देखता था कि कहाँ पे कोई ऐसा सीन आता था, तो फिर मैं जाके साउंड पे बैठता था। साउंड का सिस्टम अलग होता था, तो साउंड पे बैठता था लोगों को डराने के लिए। जिस तरह इंग्लिश फिल्मों में, कैप्री, निशात वगैरह में फिल्मों में जब हॉरर फिल्में चलती थी साउंड से खेलते थे, तो मैं वो करता था। नाज़रीन, इसी किस्म की बहुत सी यादें हैं तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ज़रूर मेरे दोस्त ऐसे होंगे जो मेरी बातों को सुनकर महसूस हो रहे होंगे कि यार वली हमें किस दौर में लेकर गया। तो तकरीबन मेरे जितने दोस्त थे वो तमाम दोस्त इन मराइल से गुज़र चुके हैं, या जिनके घरों में फिर VCR थे, फिर कैसेटें। उसके बाद फिर जब हमें शौक़ था कि हम भी स्क्रीन पे आएँ, तो चूँकि हम बड़ी फिल्म बना नहीं सकते थे, हमारे पास वो सारी चीज़ें अवेल नहीं थी, तो फिर हमने क्या किया कि VHS के ज़रिए अपने ये फिल्में बनानी शुरू की। इसकी भी बड़ी लंबी दास्तान है कि ये वीडियो फिल्में, ये टेली फिल्में किस तरह वजूद में आई।
यो का जायदाद वारिस तोप है। अरे ये द्रोगी, ये तो द्रोग नहीं ना। द्रोगे ये रास्ता मनगुशा, ये दुरो रास्ता। तो ऐसा था कि मेरे घर में एक शादी का फंक्शन था मेरे बड़े भाई का, तायादाद भाई का। तो उसके लिए मैं एक वीडियो वाले को मैंने हायर किया, उन्होंने फ़िल्म बनाई, मैंने वो देखा तो मुझे अच्छा लगा कि यार मैं स्क्रीन पे अच्छा नज़र आ रहा हूँ। तो फिर मैंने ये सिलसिला शुरू किया, तो फिर बहुत सी फिल्में बन गई। उसके बाद फिर उन फिल्मों की जो एडिटिंग और फिर सारी चीज़ें बहुत मुश्किल थी। तो ऐसे ही जब हमने बलोची फिल्में स्टार्ट की तो उस वक्त रेम्बो सेंटर में हम गए, तो हमने 2-3 दुकानदारों को कहा कि भाई ये फिल्में हैं, फिल्म हमने बनाई, हम चाहते हैं कि आप इसको रिलीज़ करें। तो हमें पैसे नहीं चाहिए, लेकिन हम चाहते हैं कि आपकी दुकान पे इस फिल्म का पोस्टर लगे, उसको रिलीज़ करें। फिल्म देखते थे, यार बलोची फिल्म कौन देखेगा। तो हमारे 2-3 बलोच डिस्ट्रीब्यूटर भी थे जो इंडियन फिल्मों के जो बहुत बड़े वो जो डीलर थे, उनके पास लेकर के उन्होंने बोला नहीं भी हम इनको रिलीज़ नहीं कर सकते, उसमें है क्या। फिर ऐसा हुआ कि एक शारजा वीडियो था जिसने सबसे पहले वो उमर शरीफ का ड्रामा था यस सरहीद नो सरहीद और किसको कह रहे हो, ये रिलीज़ की। इसी दौरान हमने जब अपनी फ़िल्म रिलीज़ की कंदक नलूटी यानी कि हसना मनाए के नाम से, तो वो फिल्म क्लिक हो गई। तो उसने ये इस मुआहदे पर हमसे ये फिल्म रिलीज़ की थी कि जितनी कैसेटें बिकेंगी उसके हिसाब से 10 रुपये हम आपको देंगे। लेकिन उसने न 10 रुपये दिए, बल्कि वो खुद ही कॉपी करके बेचता था। तो फिर हमारे जो दोस्त थे जो बलोची वीडियो वाले, तो वो उन्होंने देखा यार बलोची फिल्में वाकई चल रही हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई आप बलोच होते हुए आप कैसेटें किसी और को जाके दे रहे हो, तो ये कैसेटें हमें ला के दो, हम रिलीज़ करेंगे, हम आपको कुछ माकूल मुआवजा भी देंगे। तो उसी दौरान उमर शरीफ के जो 2 ड्रामे थे किसको कह रहे हो और यस सरहीद नो सरहीद, वो चलने लगी। तो लोगों ने देखा यार ये वो फिल्मों से कुछ बेदार हो गए थे, तो उनको ये चीज़ नहीं लगी उसमें उमर शरीफ की कॉमेडी। तो फिर उसके बाद फिर बाकायदा उमर शरीफ को जितने ड्रामे थे बकरा किस्तों पे वगैरह, तो वो एक और नई ट्रेंड चली। तो फिर बाकायदा उमर शरीफ को जो ड्रामे थे वीडियो स्पॉट वालों के अच्छे कैमरों के साथ रिकॉर्ड होने लगे, उनकी अच्छी एडिटिंग होने लगी, और फिर बाकायदा सभा वीडियो वाले और डबल वीडियो वाले उनके कॉपीराइट्स लेते थे और अच्छा खासा मुआवजा उन उमर शरीफ के ड्रामा जो बनाने वाले होते थे उनको देते थे। तो ये बहुत अच्छा सिलसिला था। इंडियन फिल्मों की जो रिलीजिंग थी उसको तकीब में ला दिया। और इसी दौरान जावेद शेख की जो फिल्म आई ये दिल आपका हुआ ला महाला, वो बहुत अच्छी फिल्म थी डायरेक्शन के लिहाज से, गानों के हवाले से, और इसके अलावा हर चीज़ उसकी बहुत अच्छी थी। और वो फिल्म कैप्री सिनेमा में रिलीज़ हुई। अच्छा, इस दौरान ऐसा था कि पीटीवी के साथ एक एसटीएन भी चलता था। तो एसटीएन में 9 बजे के बाद तकरीबन आधा पौने घंटे की इन फिल्मों की जो पब्लिसिटी होती थी, तो लोग उनको बार बार देखते थे। तो पाकिस्तानी फिल्मों का एक क्रेज़ चल निकला था। तो एक मार्केट बन गई थी। जैसे पाकिस्तानी ये फिल्में थी संगम, सरगम, ये दिल आपका हुआ, सैयद नूर की तमाम फिल्में, चोर मचाए शोर, और तमाम फिल्में बाकायदा इनके गानों का इंटरप्रेट भी चलता था स्टैंड पे। तो इन फिल्मों को देखने के लिए लोग बेताब थे। और इसी दौरान फिर ये फिल्म भी रिलीज़ हुई। अब जब ये फिल्म रिलीज़ हुई कैप्री सिनेमा में, तो फिर इसके ऑडियो कैसेटों के ऑडियो जो गानों के राइट्स हैं वो सदफ वीडियो वालों ने ले लिए। सदफ वीडियो ने जब ऑडियो कैसेट रिलीज़ की तो ऑडियो भी दर बिकने लगी। फिर सदफ वालों ने जब सीडी का दौर आया तो सदफ ने वही गाने ऑडियो में रिलीज़ किए, वो भी दर बिकने लगे। अब सदफ वाला खुद हैरान था कि पाकिस्तानी का इतनी मार्केट वैल्यू है। पहले तो वो उनको घासी से नहीं डालते थे। तो फिर उसके बाद फिर डीवीडी चलने लगी। उसके बाद जब फिल्म रिलीज़ हुई कुछ अरसे के बाद, फिर उनने इस फिल्म के गाने वीडियो में, फिर डीवीडी पे इसके गाने, फिर उसके बाद फिल्म सीडी पे, और उसके बाद फिर फिल्म डीवीडी पे, फिर बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में। मसलन उसने एक ही फिल्म को 8-10 मरतबा एक नए रंग देकर उसने रिलीज़ किया, और इतना कमाया कि मुझे याद पड़ता है कि फिर उन्होंने जावेद शेख से ये बात की कि जावेद शेख आप एक अच्छे फिल्म मेकर हो, आप जो सिनेमा के लिए फ़िल्म बनाते हो, आप यूँ क्यों नहीं करते कि हमारे लिए ही अलग से फिल्में बनाओ। तो फिर हम इस तरह उनको रिलीज़ करें। तो पता नहीं आगे क्या हुआ, इसका मुझे पता नहीं है कि मुआवजा हुआ नहीं हुआ, जावेद शेख राज़ी हुआ नहीं हुआ, वो अलग बात थी।
उसके बाद फिर ऐसा था कि एक फ़िल्म आई थी तेरे नाम, सलमान खान की, वो भी फिल्म हो गई थी। तो इस तरह हमारे बहुत अच्छे आर्टिस्ट, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, सिकंदर सनम को लेकर कुछ दोस्तों ने एक तेरे नाम पार्ट 2 के नाम से बनाई। ये हीरा वालों ने रिलीज़ की थी, पता नहीं इनके जहन में क्या आया। और जब ये फिल्म रिलीज़ हुई तेरे नाम पार्ट 2, फिर धड़ाधड़ बिकने लगा। फिर एक और नई मार्केट बन गई, जितनी इंडियन फिल्में बन गई उसके पार्ट 2 बनने लगे। लेकिन जो मकाम या जो कामयाबी तेरे नाम ने हासिल की, उसके बाद कोई वो मकाम हासिल नहीं कर सका। नाज़रीन, मेरे ख्याल में इस प्रोग्राम को यहीं पे इख्तिताम पजीर करता हूँ। मैं 1972 से शुरू होकर ये 1990-95 तक आ गया। उसके बाद फिर क्या हुआ वो हम आगे जाके किसी और किस्त में आपको बता देंगे। तो वीसीआर का जो सिलसिला था यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक ख़त्म हो गया। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम तक के लिए बड़ी रईस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।